हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है मेजर टाइप्स ऑफ अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट यानी कि गैर नियमित साख बाजार के प्रमुख प्रकार या अंग। भारत में गैर नियमित साख बाजार के प्रमुख अंगों की विवेचना निम्नवत की जा सकती है। नंबर फर्स्ट, अनरेगुलेटेड एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, गैर नियमित एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर नियमित एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय साख बाजार का अंग हैं। निजी क्षेत्र में कार्यरत यह कंपनियां जनता से जमा स्वीकार करती हैं तथा उन्हें ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। यह कंपनियां जमाकर्ताओं को चेकबुक निर्गत करने के लिए अधिकृत नहीं होती हैं। यह कंपनियां वाणिज्यिक बैंकों की भांति साख का सृजन नहीं करती हैं क्योंकि उनके द्वारा दिए गए ऋण निष्कासन के बाद पुनः जमा नहीं होते हैं। नंबर 2, चिट फंड। चिट फंड भी असंगठित वित्तीय प्रणाली का एक अंग है। वास्तव में ये बचत संस्थाएं हैं जो सदस्यों से आवर्ती अथवा मासिक आधार पर धन संग्रह करती हैं और सदस्यों के बीच लॉटरी पद्धति से धन को वितरित करती हैं। नंबर 3, निधि। चिट फंड का ही एक रूप निधि है जिसका संचालन दक्षिण भारत में होता है। निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड है जिसका कार्यकलाप सदस्यों तक ही सीमित होता है। नंबर 4, इंडिजीनियस बैंकर्स, देशी बैंकर। भारत में देशी बैंक प्रणाली प्राचीन काल से ही प्रचलित है। यहाँ अभी भी भारी संख्या में असंगठित देशी बैंकर्स विद्यमान हैं जो जमा स्वीकार करने तथा उधार देने का कार्य करते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मनी लैंडर्स एंड इंडिजीनियस बैंकर्स, साहूकार तथा देशी बैंकर में अंतर। इसमें डॉक्टर एल.सी. जैन के अनुसार साहूकार तथा महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहक को समय समय पर ऋण देता रहता है और देशी बैंकर वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो ग्राहक को ऋण देने के अतिरिक्त निक्षेप स्वीकार करने तथा हुंडियों के लेन देन का काम भी करती हैं। अंतर की बातें निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है साधन। महाजन के साधन प्राय सीमित होते हैं क्योंकि वह स्वयं की पूंजी से व्यापार करता है, जबकि देशी बैंकर के साधन अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। नंबर 2, जमानत। महाजन प्राय बिना जमानत ऋण देता है जबकि देशी बैंकर अधिकतर जमानत पर ऋण देता है। नंबर 3, अवधि। साहूकार सामान्यतः उपभोग संबंधी कार्यों के लिए ऋण देता है जबकि देशी बैंकर मुख्यतः व्यापार तथा उद्योग के लिए उधार देता है। इन सब का प्रभाव यह होता है कि साहूकार को प्राय समय पर भुगतान नहीं मिलता जबकि देशी बैंकर का ऋण प्राय नियमित रूप से चुका दिया जाता है। नंबर 4, प्रतिष्ठा। वास्तव में साहूकार तथा देशी बैंकर में केवल प्रतिष्ठा एवं दर्जे का अंतर है क्योंकि साहूकार से देशी बैंकर अधिक साधन संपन्न होता है और उसके लेन देन अधिक विस्तृत होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। इसमें सुनिए, रिजर्व बैंक की स्थापना से ही इसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न। पहले एक बार इसके बारे में, रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में सुन लीजिए। भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई जो भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह अनुभव किया गया कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली अपूर्ण है क्योंकि मुद्रा का निर्गमन एवं साख का नियंत्रण 2 विभिन्न शाखाओं के हाथ में था। भारत सरकार के पास मुद्रा निर्गमन का और इंपीरियल बैंक के पास साख नियंत्रण का कार्य था। अब रिजर्व बैंक की स्थापना से ही इसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया जाता रहा था। इसी बीच संसार में केंद्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की लहर प्रभावशाली हो गई थी जिसके फलस्वरूप 1940 में बैंक ऑफ फ्रांस तथा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड को लोक क्षेत्र में ले लिया गया। इस पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्र होते ही रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न जोर पकड़ गया। अब आता है राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क, यानी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर फर्स्ट, तीव्र आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार को तीव्र गति से आर्थिक विकास की नीति अपनानी पड़ेगी जिसके लिए रिजर्व बैंक को सरकारी अधिकार में लेना ही एकमात्र उचित एवं निश्चित तरीका है। नंबर 2, सरकारी नीति का पालन। राष्ट्रीयकरण के पक्षपातियों का दूसरा और अत्यंत शक्तिशाली तर्क था कि सरकार को मुद्रा नियमन संबंधी अधिकतम अधिकार दिए जाने चाहिए। इन अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुए बिना संभव नहीं है। नंबर 3, मुद्रा बाजार का संगठन। सुसंगठित मुद्रा बाजार और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था तीव्र एवं नियोजित आर्थिक विकास के आवश्यक अंग होते हैं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। 1940 के उत्तरार्ध में विश्व के अन्य महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों
जैसे बैंक ऑफ फ्रांस, कॉमनवेल्थ, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग को बल प्रदान दिया। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग व वित्तीय सहायता की दृष्टि से भी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। नंबर 6, अंशधारियों का एकाधिकार। यद्यपि रिजर्व बैंक एक राष्ट्रीय संस्था थी, किंतु व्यवहार में उसके अंशपत्र कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो गए थे और केंद्रीकरण की यह प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही थी, जिसे रोकने के लिए बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया। नंबर 7, जन भावना। भारत की जन भावना रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थी, उसका अनादर करना उचित नहीं था। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के कार्य इसमें सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक वह सब कार्य करता है जो संसार के अन्य देशों के केंद्रीय बैंक करते हैं। यहाँ उसके कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1 आता है नोट निर्गमन का एकाधिकार। भारतीय रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार है। वर्तमान समय में यह 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट निकाल रहा है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व तक मुद्रित किया जाता था, किंतु अब इसका मुद्रण बंद करके इसे स्थान पर 1 रुपये का सिक्का प्रचलन में है। रिजर्व बैंक ने अब 2 रुपये के नोट का निकालना बंद कर दिया है। इस नोट की आवश्यकता सिक्के से पूरी की जा रही है। रिजर्व बैंक ने जालसाजी रोकने के ख्याल से अब 10 या 100 के रुपये के नोटों पर भी महात्मा गांधी का चित्र देना शुरू कर दिया है। ऐसा जून 1996 से प्रारंभ किया गया था। नोट निर्गमन तथा बैंकिंग विभाग। नोट निकालने का काम मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा किया जाता है। जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार रकम मांगते हैं, तब बैंकिंग परिचालन विभाग उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। नंबर 2 आता है साख नियंत्रण। मुद्रा निगमन का एकाधिकार रखने के साथ साथ रिजर्व बैंक साख का भी नियंत्रण करता है। इसके लिए वह निम्न विधियों का प्रयोग करता है। नंबर 1 आता है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है या उनके व्यापारिक विलों की पुनर्कटौती करता है। जब रिजर्व बैंक यह देखता है कि बाजार में साख की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो वह अपनी ब्याज दर बढ़ा देता है। बैंक दर बढ़ाते ही बाजार में ब्याज की दर बढ़ जाती है और व्यापारी लोग उधार ली हुई रकम लौटाने लगते हैं और पहले से कम उधार लेते हैं। इस प्रकार साख की मात्रा कम हो जाती है। नंबर 2 आता है खुले बाजार की क्रियाएं। केंद्रीय बैंक एक अन्य तरीके से भी साख नियंत्रण कर सकता है। जबकि यह बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, तब यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है और बदले में मुद्रा चुकाता है। इससे बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और उनकी साख निर्माण की शक्ति घट जाती है। नंबर 3 परिवर्तनशील कोषानुपात। संसार के अन्य देशों में केंद्रीय बैंकों की भांति रिजर्व बैंक भी भारतीय बैंकों की जमा का कुछ भाग अपने पास रखता है। भारतीय अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा का कम से कम 3% रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक चाहे तो इस राशि को 15% तक बढ़ा सकता है। नंबर 4 तरलता कोषानुपात। बैंकिंग नियमन अधिनियम में यह व्यवस्था है कि भारत में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 20% भाग तरल कोषों के रूप में रखना अनिवार्य है। नंबर 5 चयनित साख नियंत्रण। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं तथा परिवर्तनशील कोषानुपात देश की समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन तीनों द्वारा समूची अर्थव्यवस्था के लिए साख महंगी या सस्ती कर दी जाती है। कभी कभी रिजर्व बैंक यह चाहता है कि अर्थव्यवस्था के किसी बैंक में उधार कम दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में ही साख पर नियंत्रण लगाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण को चयनित साख नियंत्रण कहा जाता है। नंबर 6 आता है साख नियंत्रण व्यवस्था। साख अनुमोदन योजना की समाप्ति के बाद 10 अक्टूबर 1988 से साख नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत बैंकों को बड़े उद्यमियों के साख प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया। नंबर 7 प्राथमिक क्षेत्र के लिए साख। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन 1997 से 98 के अनुसार यह लक्ष्य रखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा समग्र बैंक अग्रिम का कम से कम 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जाए। नंबर 8 नैतिक दबाव। रिजर्व बैंक के गवर्नरों द्वारा अनेक बार बैंकरों के सम्मेलन बुलाए जाते हैं, जिनमें साख को निश्चित सीमा तक लाने की सलाह दी जाती है। नंबर 9 प्रचार द्वारा। रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा अनेक बार अपने भाषणों में सरकारी नीति के बारे में बतलाया जाता है
और बैंकों को कहा जाता है कि यदि वे अपनी साख नीति को अमुक दिशा में मोड़ दें तो देश के हित में रहेगा। अब नंबर 3 आता है सरकार का बैंकर, एजेंट तथा सलाहकार। रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों का बैंकर है। सरकारी करों की पूरी रकम जमा करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। इसके अतिरिक्त सरकार के सारे भुगतान भी रिजर्व बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकारें जितने ऋण लेती हैं उनकी प्राप्ति का प्रबंध रिजर्व बैंक करता है। उन पर छठे मास ब्याज चुकाने की व्यवस्था रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है और ऋणों की भुगतान तिथि आने पर उसका भुगतान करने की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। नंबर 4 आता है बैंक व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण अथवा बैंकों का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करता है। बैंक की नीति देश हित में रहे और वे सही दिशा में साख का विस्तार करते रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उनके कार्यों पर रिजर्व बैंक का उचित नियंत्रण रहे। रिजर्व बैंक निम्नलिखित साधनों से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करता है। नंबर 1 है लाइसेंस। भारत में स्थापित होने वाले प्रत्येक बैंक को लोक क्षेत्र के 28 बैंकों को छोड़कर रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नंबर 2 प्रबंध। भारत में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बैंक में निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी बैंक के 1% से अधिक मतों का अधिकारी नहीं हो सकता। नंबर 3 है पूंजी। भारत में बैंकों के अनुचित विस्तार को रोकने के लिए इनकी पूंजी व्यवस्था इस प्रकार की बनाई गई है कि केवल बड़े बड़े बैंक ही देश के अधिकांश भागों में अपनी शाखाओं का विस्तार कर सके और छोटे बैंक अपने व्यवसाय को एक राज्य में सीमित कर उस क्षेत्र की जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचा सके। नंबर 4 तरल कोष। भारत के सभी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे पर्याप्त मात्रा में नकद या तरल राशि रखें ताकि जमाकर्ताओं को तत्काल भुगतान कर सके। नंबर 5 शाखा विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों की शाखा विस्तार पर भी नियंत्रण करना पड़ता है क्योंकि कोई बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति बिना ना तो नई शाखा खोल सकता है और न पुरानी शाखा का स्थान ही बदल सकता है। नंबर 6 निरीक्षण। रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के किसी भी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। इस निरीक्षण में रिजर्व बैंक के अधिकारी यह जांच करते हैं कि बैंक उधार देने, विनियोग करने तथा जमानत रखने आदि में सरकारी नीति की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 7 दुर्बल बैंकों का समामेलन। जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों के साथ मिल जाने का आदेश दे सकता है। नंबर 8 अवसायन। जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो और उसमें सुधार की कोई संभावना न हो उन बैंकों को बनाए रखना ग्राहकों के हित में नहीं होता क्योंकि अंत में उन बैंकों के बंद हो जाने से ग्राहकों की सारी रकम डूबने का भय रहता है। नंबर 9 अंतिम लेखे एवं अंकों की समयानुकूल रिपोर्ट। भारत में प्रत्येक बैंक को अपने अंतिम लेखे 6 माही अवधि के 30 सितंबर और 31 मार्च को तैयार करने पड़ती हैं और इनकी 3 प्रतियां 31 मार्च तक रिजर्व बैंक को भेजनी पड़ती हैं। नंबर 10 ऋण नीति निर्धारित करना। अनुसूचित व्यापारिक बैंक की ऋण नीति रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होती है तथा इस नीति में परिवर्तन का आदेश भी रिजर्व बैंक द्वारा दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।